हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक नहीं देखे हैं देन प्लीज़ आप उन्हें पहले देखिए, क्योंकि आपके वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड देन आप इस वाले प्रैक्टिस सेट में अच्छा कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, यानी कि इनमें से कौन सा अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए विद इन 10 सेकंड। ओके भाई, अप्रत्यास्थ टक्कर है। ओके सो टाइम सब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट्स में कि अगर हमारी कोई भी टक्कर हो, यानी कोई भी कोलिजन हो, एनी कोलिजन, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो होता है मोमेंटम यानी कि संवेग, वो हमेशा हमारा रहता है संरक्षित यानी कि कंजर्व रहता है। कोई भी टक्कर हो यानी कोई भी कोलिजन हो, उसमें हमारा जो संवेग है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो भाई ये कौन सा अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में हमारा गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ओके, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है, वेयर इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ मैक्सिमम, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम कहाँ होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, विद इन 10 सेकंड आपको बताना है फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। राइट, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार कराया मैंने। ओके सो टाइम सब देखिए, जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारा पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर। जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, यानी कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब जो पोल्स कौन से, एक तो ये वाला पोल्स है, एक ये वाला पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होती है मैक्सिमम। ठीक है भाई, मैक्सिमम। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है, इफ़ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, यानी कि किसी वस्तु का जो संवेग है वो 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 10 सेकंड्स। मैंने आपको बताया था कि भाई गतिज ऊर्जा और संवेग में कुछ संबंध होता है। ओके देखिए, तो टाइम सब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई जो हमारा के क्या होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 यानी कि ½ mv²। जो m क्या होता है, यहाँ पे मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। अगर हम इसको चेंज करेंगे मोमेंटम में तो क्या होता है भाई, हमें पता होता है कि p = mv होता है, यानी कि मोमेंटम यानी कि संवेग होता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो बस इसको हम इसी फॉर्म में लाएंगे, तो m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mv² 2m। ओके सो ये क्या बन गया, p बन गया। तो k = क्या आ जाएगा, p² 2m। ये हमारा संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है ये होता है। अब देखिए, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें 50% की वृद्धि करी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो हमारा पहले 100 था संवेग p1 का मान, तो p2 क्या हो जाएगा, अगर उसमें 50% की वृद्धि की जा रही तो क्या हो गया, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम k1/k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1/p2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है। सो k1/k2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, p1 की वैल्यू क्या है 100, p2 क्या है 150, इसका होल स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, k1/k2 की वैल्यू जो आएगी, k1/k2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, इससे कैंसिल 0 5 से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ये आएगा हमारा 4/9। ठीक है, k1/k2 की वैल्यू क्या आई 4/9। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो इसके जो परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, तो हमें पता होता है अगर हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल क्या था हमारा 9 है, इनिशियल 4 है, तो क्या होगा 9 - 4/4 × 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/4 × 100, ये 4 से 25 टाइम्स तो आएगा हमारा 125%। ओके सो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के का जो और पी का जो रिलेशन होता है वो ये होता है k = p²/2m। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या जा रहा है, अ मैन गोज़ अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि एक व्यक्ति जो है
पृथ्वी के केंद्र से दूर जा रहा है। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा भाई? आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आप टिक कीजिए। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो टाइम सब देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होता है हमारा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पे है कोई चीज़ सेंटर में है, अगर सेंटर से वो जाएगी हमारी सतह तक, कोई भी चीज़, पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, अगर उसके केंद्र से कोई चीज़ उसके सतह तक जाएगी तो क्या होगा, जो उसका जो मास होगा वो क्या है, बढ़ता जाएगा भाई। पहले तो बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो फिर घट जाएगा। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे। अगर वो केंद्र से दूर जाएगा भाई तो यानी कि सरफेस तक तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और बाद में क्या होगा, घटेगा। तो बस ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाने पर उसका संवेग क्या होगा, यानी किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वही 4 गुना कर दी जाती है, तो जो उसका जो मोमेंटम क्या होगा, नया वाला मोमेंटम, यानी कि उसका संवेग क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले भी इसका क्वेश्चन करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम, आई मीन उसी टाइप का। ओके, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि भाई जो हमारा के था वो प्रोपोर्शनल था पी स्क्वायर के, यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ से बस निकाल लीजिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो K1 है वो तो K है, पहले K थी, उसके बाद क्या कर दिया है, 4 गुना कर दिया, यानी कि 4K हो गया। तो बस K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। अब देखिए K1 की वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू क्या है, 4K इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब K से K कैंसिल, अब लेंगे दोनों साइड कर लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, जब दोनों तरफ कर लेंगे वर्गमूल, तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जो P2 है वो दुगना है किसका, P1 का, P2 जो है वो दुगना है किसका, P2 का। तो बस यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, जो उसका जो संवेग है वो क्या हो गया भाई, दुगना हो गया पहले से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक हमारे पास स्प्रिंग है, अगर उसको 3 पार्ट्स में काट दिया गया भाई बराबर में, इफ़ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बिफोर कटिंग इज के, इसका जो स्प्रिंग का नियतांक है वो के है, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, यानी कि जो हम लोगों ने जो पार्ट काटे हैं हर एक पार्ट का जो के होगा क्या होगा। देखिए एक स्प्रिंग को हमने 3 भागों में बांटा, उसका पहले के क्या था, यानी कि जो स्प्रिंग का जो नियतांक है वो के था, अगर उसको 3 पार्ट में बांट देंगे तो हर एक पार्ट का जो के होगा, के डैश, वो क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो वो इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए, सबसे पहले स्प्रिंग का जो के था वो के है, यानी कि जो स्प्रिंग नियतांक है वो के था। अब हमने क्या किया, उसको 3 भागों में बांट दिया है, तो पता क्या हो जाएगा, जो के डैश होगा वो हमारा वो होगा 3K। अगर मान लो कोई बड़ी स्प्रिंग है उसका के है, अगर उसको n टाइम्स काट देंगे हम, तो जो के डैश होगा वो हमारा होगा n इंटू के। ठीक है भाई, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, जो हर एक स्प्रिंग के जो टुकड़े का जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो होगा 3K। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में सॉल्व कीजिए इसको। ऊर्जा की इकाई यानी कि ऊर्जा की जो यूनिट कौन सी नहीं है इन चारों में से। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कैलोरी, ये तो होती है, ठीक है भाई। दूसरा है जूल, ये भी होती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी होती है। चौथा है वॉट, देखिए वॉट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जो वॉट होती है हमारी वो होती है हमारी शक्ति, यानी कि पी, शक्ति की इकाई होती है हमारी क्या, वॉट। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो LED है भाई वो 9 वाट की है, 10 वाट की है, तो बस वही उसकी क्या होती है, वो पावर होती है, पावर। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एन,
देखिए सरलावर्त गति करते हुए किसी कण की जो आवृत्ति है वो n है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, जो इस कण की जो गतिज ऊर्जा होगी कि उसकी आवृत्ति क्या होगी, गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, विद इन 10 सेकेंड आप इसको बताइए। ओके सो टाइम्स अब देखिए एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है, ठीक है भाई, वो क्या होती है, जो कण की आवृत्ति से दुगनी होती है। अगर कण की आवृत्ति n है तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति हमारी 2n होती है। किसी भी कण के लिए अप्लाई होता है। अगर किसी भी कण की आवृत्ति n है तो उस कण की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति 2n होती है, यानी कि दुगनी होती है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है द 2 persons ऑफ इक्वल मास क्लाइम अ 3 मीटर हाई रूफ इन 3 सेकंड एंड 25 सेकंड। दो व्यक्ति जिनके द्रव्यमान समान है एक 3 मीटर ऊंची छत पर क्रमशः 3 सेकंड में और 2 सेकंड में चढ़ते हैं, तो रेशियो ऑफ देयर पावर्स विल बी, उनकी शक्तियों का अनुपात क्या होगा, विद इन 10 सेकंड बताइए आप इसको। शक्ति और समय में मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है। देखिए जो शक्ति होती है यानी कि पावर, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर द्रव्यमान समान है, सब कुछ समान है, तो क्या होता है जो हमारी शक्ति होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के यानी कि समय के। तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो हमें पता है T1 की वैल्यू क्या है 3:2, तो 3:2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 ओके आपसे कहा जा रहा है अ बॉडी इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए। एक सरलावर्ती गति करते हुए कण का जो आयाम है वो ए है, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। भाई माध्य स्थिति से वह कितनी दूर होगा जहाँ जो कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थिति ऊर्जा के समान होगी। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। भाई कोई स्प्रिंग है, सॉरी सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण है, उसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा किस जगह पर समान होगी माध्य स्थिति से। अच्छा ओके सो टाइम्स अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सरलावर्त गति करते हुए जो कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि U, वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है भाई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या होती है, ये होती है हमारी किसी भी कण की जो सरलावर्त गति कर रहा है उसकी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। वो क्या होती है, वो होती है हमारी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्स क्या है, एक्स वो दूरी है भाई, ठीक है, जहाँ भी मतलब जिस दूरी पर उसकी जो एनर्जी हम लोग नाप रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि भाई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर दोनों की क्या एनर्जी सेम हो जाती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो बस इन दोनों को सेम कर दो, U इज इक्वल टू के। अब क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 m से 1/2 m गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बचता हमारे पास के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें निकालना था x, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2। सो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी k/√2, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है भाई। डी जो आयाम लिया है हमने a वो है a, ओके a है यहाँ पे a, k की जगह पे a है भाई, ठीक है। a यहाँ पे क्या है a, आयाम है a, ठीक है, a/√2। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है अ होलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वेयर व्हाट % ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन। भाई एक हमारे पास खोखला गोला है, क्षैतिज समतल पर लुढ़क रहा है, ठीक है। कोई गोला है भाई, लुढ़क रहा है भाई, लुढ़क रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे उसकी कितनी प्रतिशत ऊर्जा घूर्णन गति में संबंध है, ठीक है भाई। मतलब व्हाट % ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इट्स एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मोशन।
आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। उसकी कितनी परसेंट एनर्जी जो है वो हमारी रोटेशनल मोशन में से एसोसिएटेड है। ओके, आपको ये बताना है। ओके, सो टाइम तक देखिए, ये हम लोगों ने इसको रखा है आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो भी ऑप्शन है उसको कमेंट में बताइए आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर आपको नहीं आता है देन प्लीज़ आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इसको अगले वाले प्रैक्टिस सेट में हम इसको सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू, ये दिया है पूरा। ओके, अब पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी। देखिए, किसी भी आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण दिया आपको ये पूरा। आपसे पूछा जा रहा है कण का आवर्त गति का आयाम क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है। जिसको भाई इक्वेशन आती होगी स्टैंडर्ड वाली वो इसको कर सकता है इजीली। ओके, सो टाइम सब देखिए, हमें इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। हमको पता होता है जो विस्थापन की जो हमारी जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। अगर हमसे कोई पूछता है भाई कि हमें इसका निकालना है, क्या आयाम निकालना है, तो आयाम क्या होता था हमारा, आयाम हमारा होता था भाई ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। जो फाई था ये आयाम है, ठीक है भाई। जो हमारा फाई है वो क्या है, हमारा कलांतर है, ठीक है। अब निकालते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी और प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है साइन में, कॉस को। तो हमें पता होता है भाई कि यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो होता है कॉस थीटा। ओके, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, हमें पता चल गया भाई यहाँ से जो फाई है वो हमारा कितना है, पाई बाई 2, ठीक है। जो फाई यहाँ से आगे कलांतर है वो पाई बाई 2 आ गया। अब देखिए, निकालना हमको क्या, आयाम निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 3, बी की वैल्यू क्या है 4, बस इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस पाई बाई 2। अब हमें पता होता है जो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो क्या होता है, अंडर रूट 25, 9 प्लस 16 25। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। आंसर नंबर ए इज़ राइट। आयाम जो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है अ सॉलिड स्फीयर एंड अ होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस। भाई एक समान जो द्रव्यमान और त्रिज्या के एक हमारे पास क्या है, ठोस व खोखला गोला है। इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है कि इस तरह से कुछ है, यहाँ से कोई गिराया जा रहा है भाई, ठीक है, ऊपर से उनको गिराया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है तली पर कौन सा गोला अधिक वेग से पहुंचेगा, विच विल रीच एट बॉटम विच ग्रेटर वेलोसिटी। यानी कि इन दोनों में से, यानी कि खोखले गोले में से और ठोस गोले में से कौन सा गोला नीचे आएगा, तो कौन से गोले का जो वेग होगा वो मैक्सिमम होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसी पे पूरा क्वेश्चन है। ओके, सो टाइम सब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है भाई गोले की और पूछा जा रहा है वेग। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई अपने 12th में, जो भी 11th-12th पढ़ा होगा आपने, कि भाई जिस भी जो निकाय है, बॉडी है, अगर उसका जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है, सॉरी जड़त्व आघूर्ण, अगर जिसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, कम होगा, उसका वेग ज़्यादा होगा। जिसका जड़त्व आघूर्ण कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमें पता होता है भाई जो हमारा ठोस गोला होता है, ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर, उसका क्या होता है, हमारा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसका जो हमारा होता है वो होता है 2/5 mr²। अगर उसकी जो त्रिज्या है वो r है, द्रव्यमान m है।
बात करें खोखले की, तो खोखला गोला का क्या होता है भाई, जड़त्व आघूर्ण वो होता है 2/3 mr²। अब हमें पता है इसका मान लो I1 है, इसका I2 है। अब क्या है भाई, पता है हमें कौन सा बड़ा है इनमें से जो बड़ा है वो I2 है, यानी कि खोखला वाला बड़ा है, और जो हमारा ठोस वाला है उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है, कम है। तो जिसका जड़त्व आघूर्ण कम होगा उसका वेग ज़्यादा होता है हमेशा। तो देखते हैं हमारा कौन से वाले का ज़्यादा होगा। सो हमारा जो ज़्यादा होगा वो होगा हमारा ठोस वाले, क्योंकि ठोस वाले का क्या है, जड़त्व आघूर्ण कम है। क्या होता है 2/5 mr²। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है भाई, आपके पास दो स्टेटमेंट है। ए स्प्रिंग पेंडुलम कैन नॉट ऑक्सीलेट इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में स्प्रिंग दोलक आवर्त गति नहीं कर सकता। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी है ग्रेविटी इज नेसेसरी फॉर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि दोलन के लिए गुरुत्वीय त्वरण आवश्यक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, सो टाइम्स अब देखिए, सबसे पहली बात तो देखते हैं, ये बोला जा रहा है कि गुरुत्व मुक्त क्षेत्र यानी कि ग्रेविटी फ्री वाला जो है हमारा जो स्पेस है उसमें क्या है, जो स्प्रिंग लोलक आवर्त गति नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं आवर्तकाल की, तो हमारा टी क्या होता है भाई, वो हमारा होता है 2π√m/k। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग के लिए क्या होता है, आवर्तकाल ये होता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं आपको जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हमारा जो आवर्तकाल स्प्रिंग का होता है वो जी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात हुई, दूसरी बात क्या है, दोलन के लिए गुरुत्व त्वरण आवश्यक है। भाई कहाँ आवश्यक है, जब पता ही है हमें जो टी का जो मान है वो जी पर डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। सो हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है अ रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज बाई 0.1% कीपिंग इट्स मास चेंज, मतलब एक यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे परंतु उसकी जो त्रिज्या है वो 1% कम हो जाए तो पलायन वेग के मान में परिवर्तन क्या होगा, व्हाट परसेंटेज एस्केप वेलोसिटी विल चेंज। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से विद इन 10 सेकंड इसको सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एरर से यानी कि त्रुटि से संबंधित है। देखिए टाइम से हमें पता होता है जो पलायन वेग होता है यानी कि इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, वो हमारा होता है √2 इंटू VO, हम बोल सकते हैं इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होता है भाई V की वैल्यू क्या होती है √2GRE। ठीक है, ये तो होती है। तो VE यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगी हमारी, हमें पता होता है कि GME इक्वल टू होता है देखिए GME जी बड़ा वाला होता है, GME इक्वल टू GRE। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो GRE की वैल्यू क्या आ जाएगी GME, सो क्या हो जाएगा 2GME, यहाँ से क्या हो जाएगा R² है तो अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, अपॉन R। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है भाई, त्रुटि निकालनी है भाई, मतलब कितने % उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले लेंगे लॉग दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा लॉग VE अपॉन 1/2, क्या आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा हमारा 2GME माइनस लॉग RE। ठीक है, ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली जो आएगा, जब उसका आफ्टर हम लोग लेंगे दोनों साइड का करेंगे अवकलन, तो हमारे पास आता है हमारा DVE अपॉन VE इज इक्वल्स टू 1/2 DRE अपॉन RE। क्यों, क्योंकि भाई और सारा जो टर्म है वो क्या है कांस्टेंट है, तो हमारा कौन सा आएगा, ये VE वाला और RE वाला। ठीक है, और आगे क्या है माइनस है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है भाई DVE अपॉन VE इक्वल्स टू क्या है 1/2, अब DRE अपॉन R की वैल्यू क्या दी हम लोग को 1%, तो इंटू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा DVE अपॉन VE क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि 0.5%, यानी कि -0.5 से लेकर +0.5 तक की
क्या हो सकती है, इसमें कम ही हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज बाई 0.05% एंड 0.05% की कमी। ठीक है भाई, ओके। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी। किसी सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की जो महत्तम त्वरण है वह इतना है, वो महत्तम जो वेग है इतना है। कण की आवृत्ति क्या होगी विद इन 10 सेकेंड आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, जिसको फार्मूले पता है महत्तम त्वरण के महत्तम वेग के, वो इसको कर सकता है। ओके, सो टाइम सब देखिए। अब भाई बात आ रही है महत्तम त्वरण। भाई कोई भी वस्तु है वो सरलावर्त गति कर रही है, तो जो उसका जो महत्तम त्वरण आएगा यानी कि ए मैक्स जो आएगा, ए मैक्स वो हमारा क्या होता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो ए है वो क्या एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और हम बात करें जब महत्तम वेग की यानी कि वी मैक्स, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ए ओमेगा। यहाँ भी ए क्या है एम्पलीट्यूड है और ओमेगा क्या है हमारी कोणीय चाल, कोणीय वेग। ओके, अब देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, दोनों दिए हुए हैं तो कण की आवृत्ति पूछी जा रही है। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें महत्तम त्वरण और महत्तम वेग का, तो क्या आएगा भाई ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो ए से ए कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, बचता कि हमारे पास ए मैक्स अपॉन वी मैक्स बराबर ओमेगा। ठीक है भाई, जो ए मैक्स है वो कितना दिया है 4, वी 2 दिया है, सो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा। सो जो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कण की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो हमें पता होता है ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई इंटू एन, जो एन क्या होता है हमारा यहाँ आवृत्ति होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो एन की जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास आएगी 1/5। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, ये वाले 2 फॉर्मूलेज हैं, आप प्लीज़ इनको याद कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल बी। यानी कि किसी सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु का जो आयाम दूना कर दिया जाए तो उसका जो आवर्त काल है वो कितना हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि आवृत्ति टी और आयाम दोनों में संबंध क्या होता है बस बताना है आपको। वो कुछ तो टाइम से आप देखिए, कोई भी वस्तु अगर सरलावर्त गति करती है तो जो उसका आवर्तकाल क्या होता है t इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई अपॉन √L अपॉन जी। अब देखिए भाई यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम का कोई संबंध है इससे, मतलब यहाँ से क्या हुआ जो t है हमारा वो आयाम पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो आयाम उसका पहले था वही आयाम उसका जो आवर्तकाल उसका पहले था वही आवर्तकाल उसका बाद में भी होगा, यानी कि रिमेन सेम, यानी कि वही रहेगा, क्योंकि हमारा जो आवर्तकाल है वो आयाम पर डिपेंड नहीं करता है। किसमें सरलावर्त गति करती हुई वस्तु के का जो आवर्तकाल होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा जा रहा है वही व्हाट % वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू एस्केप इट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। देखिए, पृथ्वी के निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह को अनंत में भेजने के लिए उसका वेग बढ़ाना कितना होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको बताइए हमें कितना वेग बढ़ाना होगा भाई उसको अनंत में पहुंचाने के लिए। ओके, तो टाइम से आप देख क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है अगर कोई भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है वो भाई ये पृथ्वी है हमारी, वो क्या चक्कर लगा रहा है इसके, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सैटेलाइट को हम कितना वेग दें कि भाई वो यानी कि इसको छोड़ के चला जाए, अनंत में चला जाए। हमें पता होता है एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है, वी एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है √2 इंटू वी ऑर्बिटल। ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज कितना करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए √2 इंटू वी। तो पहले क्या था भाई यानी कि बाद में क्या था फाइनल माइनस इनिशियल क्या है V0
अपॉन इनिशियल वी नॉट, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 100 इंटू 100। हमें पता होता है भाई इसकी वैल्यू क्या होती है 4 क्या होते हैं भाई, इसकी जो अंडर 2 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे क्या अंडर 2 -1 हो जाएगा, अंडर 2 -1 सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 -1 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई 0.414 बचेगा इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 41.4। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। हमने क्या किया यहाँ पे जो इसके जो कक्षीय वेग है उसको हमने कर दिया एक्स वेलोसिटी में, तभी तो बाद में उसका कितना वेग होगा, यानी कि फाइनल वेग माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है, ये लगाया हमने परसेंट चेंज के लिए। तो कितना था फाइनल में अंडर 2 इंटू वी नॉट और माइनस वी ओ अपॉन वी ओ इंटू 100। सो इसे हम सॉल्व करें तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।